गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा हम लोग लेट हो गए आज। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूपीएससी प्रीलिम 2024। पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड चल रहा था दैट यूपीएससी इज कॉन्टिन्यूसली आस्किंग अ लार्ज पोर्शन फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन, and the way UPSC asking the questions 1, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, they all are right, none of these, उस पैटर्न को UPSC has recently changed। और दो चीज़ें UPSC ने स्टार्ट नई तरह के दो क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए और बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पुराने पैटर्न के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस करके गए थे UPSC 10 ईयर्स की, और वो उसी पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो इमेजिन कर रहे थे कि क्वेश्चंस वही आएंगे। तो यूपीएससी ने इस बार एक नया काम किया। पहले होता था 1, 1 and 2, 2 only, 3 only। तो यूपीएससी नाउ दिस ईयर यूपीएससी इज आस्किंग हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर राइट, 1 pair, 2 pair, 3 pair, none of the pair, no pair। तो नाउ द पॉइंट इज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2, 3 और 4। स्टूडेंट वहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो थे जो पुराने पैटर्न से प्रिपरेशन करके गए थे, जिन्होंने क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़े, दे कमिटेड, फ्यू ऑफ देम कमिटेड द मिस्टेक्स। और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बहुत बड़े जो स्टूडेंट्स का एक तबका होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पिछले 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एंड फ्यू ऑफ देम गॉट एक्साइटेड कि उसमें से नॉर्मली स्टूडेंट जो है एक ऑप्शन ऑप्ट करता है या यूपीएससी के ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली 2-3 क्वेश्चंस में से पैटर्न जैसे आता था। पर ये यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा था। ये दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यूपीएससी ने जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। हाउ मेनी पेयर्स है ना, हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। तो कई बार स्टूडेंट ने 1, 2, 3 ऑप्शंस मतलब 3 ऑफ द अबव स्टेटमेंट, 3 ऑफ द स्टेटमेंट, 3 ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, 2 ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा था। तो जो स्टूडेंट्स बहुत एक्सपीरियंस भी थे, 2-3-4 साल पहले से जो एग्जाम दे रहे थे, कई सारे स्टूडेंट्स के बारे में हमें पता चला है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसी मिस्टेक्स की हैं। तो पहले यूपीएससी कभी भी 3 कॉलम में क्वेश्चन नहीं पूछते थे। दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम इन 3 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो 3 कॉलम्स में से मैच द कॉलम, उसमें से कभी कॉलम 1 मैच कर रहा है, 1 और 2 मैच कर रहे हैं, थर्ड कॉलम मैच नहीं कर रहा, 1 और 3 मैच कर रहे हैं, सेकंड मैच नहीं करा। तो कुछ क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस। व्हाट आई हैव ट्राइड के टू ऐड सम पिक्चर्स इनटू इट सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेटर हो जाए। और पिक्चर ऐड करने से होता है थोड़ी सी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाती है और कई बार हमें समझाना ईजी हो जाता है। हाँ, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें साइंस का सेक्शन है। साइंस के सेक्शन में आई जस्ट टेल यू व्हाट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि साइंस के टीचर आज अवेलेबल नहीं हो पाए और अदरवाइज उनको वो सेक्शन डिस्कस करना था। तो मैं आपको उसके आंसर जो हैं बता दूंगा जहाँ जहाँ मेरे लिए पॉसिबल होगा। तो वो एक सेक्शन ऐसा रहेगा जहाँ पे टीचर होते तो ज़्यादा बेटर होता, बट नहीं आ पाए किसी वजह से, बिकॉज ऑफ हीट वेव, बहुत तेज़ धूप है और बहुत सारी दूसरी रीजन्स हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आज के सेक्शन में। बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, बाकी सब लोग भी। सो हाँ, अब यहाँ पर आपको ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए रखा है, क्योंकि मेरे पास जिसके ऊपर विच आई हैव सॉल्व द पेपर, तो उसका वो जो सीरीज़ है वो डी है, बट जो मेरे पास थी जिसको मैंने इसमें पीपीटी में कन्वर्ट किया वो मेरे पास ए थी। तो इस करके मैं ये क्वेश्चन जो है डी के हिसाब से हैं। 100 स्लाइड्स हमारे पास, वी विल डिस्कस 100 क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्लाइड, तो क्वेश्चन नंबर, ये जो आंसर की जो है हमारे पास, सॉरी जो क्वेश्चन पेपर है वो डी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक्स है और कभी कभी टाइपिंग हो जाता है, और मैंने ये खुद किया, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो गया है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यहाँ पर जो हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड सोलर, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड जो द सोलर रेडिएशन है, क्या फ़र्क होता है। जब भी हीट वेव्स थ्रू सनलाइट इस फॉर्म के अंदर आती हैं तो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग वेव्स, और जब यहाँ से जो अर्थ से ये टकरा के जो वापस जाती है इनको शॉर्ट वेव्स कहते हैं। नॉर्मली जो यहाँ से हीट ऊपर से आती है उसमें उससे उतना जो हीट है वो प्रोड्यूस नहीं होता। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जो हीट होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसके अंदर एक बड़ा फैक्टर होता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एज वी हैव डिस्कस वो ग्लास हाउस का काम करती है, तो शील्ड का काम करती है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, मीन जो सोलर रेडिएशन होगा, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, जो शॉर्ट वेव्स होंगी, तो यहाँ पर इट वर्क्स लाइक अ ग्रीन हाउस गैस, प्लस इसके अंदर
जो वाटर वेपर्स होंगे, जो क्लाउड्स होंगे, स्पेसिफिकली वाटर वेपर्स जो हैं, तो यहाँ से जो एयर टकरा के ये जो हीट है यहाँ से जो बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसमें जो हीट शील्ड का काम करती है, ग्लास हाउस का काम करती है, तो हीट यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, विच कॉजेज एक्सटेंसिव हीट। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एंड तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। स्टेटमेंट जो है दैट इज द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। एंड स्टेटमेंट 2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन एज वी हैव डिस्कस्ड, तो यहाँ से जब टकरा के ये जो वापस जाएंगी तो उससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इंस्टेड ऑफ ये जो आने वाला जो रेडिएशन है ये उतना हीट नहीं होता, तो इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा कंपैरेटिवली हीट अप हो जाता है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन से, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ये हीट अप नहीं होता। ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है यहाँ से जब टकराएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस शील्ड का काम करेगी, क्योंकि इसके आने में और जाने के लिए मैकेनिज्म दो अलग अलग हैं। यहाँ पर हम लोग हीट बजट डिस्कस करते हैं, जो क्लासरूम के अंदर हम हीट बजट डिस्कस करते हैं, दैट 100% रेडिएशन जो भी आता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में बाहर हो जाता है, और या फिर उसका जो हीट बजट हम डिस्कस करते हैं वो मैनेज हो जाता है किस किस तरह से, कितने % कौन लेता है। तो इसमें क्लाउड्स का पोर्शन है उसके अंदर, तो सरफेस एमिशन है, उसके बाद क्लाउड का रूल है, उसके बाद जो वाटर वेपर्स हैं वो भी ग्लास हाउस का काम करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सब ग्रीन हाउस का, ग्लास हाउस का काम करते हैं। तो इस करके इसके अंदर जो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, तो इट मीन दिस इज इनकरेक्ट, this is correct and this is incorrect. This is incorrect statement and this is correct statement because greenhouse gases and atmosphere, carbon dioxide and other greenhouse gases and other greenhouse gases के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं वाटर वेपर्स को भी। तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट, consider the following statements, that is thickness of atmosphere at the equator is much greater as compared to pole। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कई बार, दैट इज क्लासरूम प्रोग्राम में हमने इसको बहुत डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस किया है बेटा। तो इस बार यूपीएससी के पेपर में हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से प्लस हमारे प्रिंटेड नोट से 90 क्वेश्चन जो हैं क्लासरूम प्लस प्रिंटेड नोट से आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया है, जिस लेवल पे जाके हम लोगों ने प्रिपरेशन की है, मेंस को फोकस रख के जो प्रिपरेशन की है, प्रीलिम उससे बाहर नहीं आया। हमारे पढ़ाई से एक एक क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पढ़ाई से आए हैं, एंड देन अलॉन्ग विद दैट जो भी जो प्रिपरेशन हम लोगों ने जिस लेवल पे की है, मेंस भी उसी तरह हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं आएगा। इस करके आप सबसे एक बार बार रिक्वेस्ट हमारी यही रहती है कि एटलीस्ट जो उसकी रिवीजन जो है वो एटलीस्ट 7 रिवीजन ज़रूर होनी चाहिए, और उसके लिए मेंस के साथ साथ मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस जो है इट विल हेल्प यू अलॉट। बार बार लिख के देखो तो उससे आपकी जो कंपैरेटिवली सिलेक्शन होने के चांसेस जो है कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं, और अल्टीमेटली मेंस के सेक्शन के अंदर जो है आपकी कमांड जो वो आपके प्रीलिम के अंदर बहुत हेल्प करती है। इस करके फोकस हमेशा है ना, देयर इज ऑलवेज ऑन मेन सेक्शन ओनली। सो स्टेटमेंट 2, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर इन कंपेयर टू पोल्स। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे क्लासरूम में हमने इसको डिस्कस किया हुआ, जो स्टूडेंट्स ने क्लास की है उन सबको पता होगा कि यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है कंपैरेटिवली यहाँ ज़्यादा रहती है, ठीक। और जब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ से कंपैरेटिवली इस तरफ इसकी हाइट जो है वो कम होती जाती है। यहाँ पर हाइट जो एवरेज हाइट है इट इज़ अराउंड 18 किलोमीटर, एंड इन दिस प्रोसेस ये जो कन्वेक्शन है इट विल डेवलप हियर, द कन्वेक्शन यहाँ डेवलप होता है, और कन्वेक्शन डेवलप होने से क्लाउड फॉर्मेशन होता है ट्रोपोस्फियर के अंदर, और उसकी वजह से रेनफॉल। थिक, द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन कंपेयर्स टू पोल। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर की तरफ आएंगे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, क्यों? क्योंकि 18 किलोमीटर हाइट तक जाता है। जैसे जैसे इक्वेटर के पास आएंगे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे उसकी थिकनेस जो है कंपैरेटिवली कम होती जाती है। इट मीन्स हम लोग जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे वी विल फाइंड कि जो स्काई है इट सीम्स
क्वाइट, है ना, क्लोजर टू द अर्थ। और यहाँ पर जैसे जैसे वेदर क्लियर होगा गर्मियों के मौसम में, यू विल फाइंड कि आसमान बहुत ऊंचा नज़र आता है, जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाएंगे आपको लगेगा कि जो स्काई है इट इज़ कंपैरेटिवली क्लोजर। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज completely right. Statement 2, at the equator heat is transported to great heights by strong convectional current, जिसको हमने डिस्कस किया, strong convectional current होंगे इक्वेटर के आसपास, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट होंगे इक्वेटर के आसपास। इसका मतलब इक्वेटोरियल रीजन के अंदर कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। लास्ट ईयर 2-3 साल पहले, 2 साल पहले यही क्वेश्चन आया था, एटमॉस्फेयर डिस्कस किया था उन्होंने, इस बार भी इन्होंने इस बार किया एक एटमॉस्फेयर डिस्कस किया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल रीजन के अंदर you will find weathery and you will find rainfall throughout the year. Around 3 o'clock you will find the rain. 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास रेन होती है। दैट इज़ द रीज़न कि इससे कन्वेक्शन डेवलप होता है और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है। जितनी भी हीट आएगी प्रोड्यूस होएगी दैट इज़ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म के अंदर जब ये रेज करती है तो उसके साथ साथ ओशनिक एरिया से यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती है। ओशनिक एरिया से अगर वाटर बॉडी साथ में है तो मॉइस्चर कैरी करेगी और अल्टीमेटली इट विल फॉर्म द क्लाउड। और उसी प्रोसेस में हम लोग मानते हैं कि जो मानसून है ये भी कन्वेक्शनल रेनफॉल का ही एक फॉर्म है। तो अल्टीमेटली मानसून इज कन्वेक्शनल रेनफॉल इन वन सेंस। सो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। इट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी इसके साथ साथ करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट। तो आंसर इज ए। कंसिडर द फॉलोइंग, स्पेलिंग मिस्टेक है, पायरोक्लास्टिक है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज। सो कंसिडर द फॉलोइंग, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होगी तो वॉल्केनिक इरप्शन में सबसे पहले जो गैस निकलती है दैट इज सल्फर, और उसके ब्लास्ट के साथ पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट सबसे पहले आता है, फिर पायरोक्लास्टिक डेब्रीज आते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड भी साथ साथ है। नाइट्रोजन कंपाउंड सिर्फ इसी से नहीं, नाइट्रोजन कंपाउंड चीज़ों के जो से डिफॉर्मेशन है या उससे जो सड़ने से तभी नाइट्रोजन पैदा होती है। और इसका मतलब ये है कि इसकी चारों ऑप्शन जो हैं कंपैरेटिवली यहाँ पर चारों ऑप्शन जो हैं इसकी करेक्ट हैं। सल्फर कंपाउंड सबसे पहले सल्फर कंपाउंड है, फिर एश एंड डस्ट आती है, फिर पायरोक्लास्टिक डेब्रीज है, साथ साथ में नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी है। नाइट्रोजन कंपाउंड ये भी साथ साथ दिखते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले सल्फर, पायरोक्लास्टिक, इसको हम लोग क्लासरूम में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम लोगों ने ज्योग्राफी के सेक्शन के अंदर जो वॉल्केनो डिस्कस किया था, एक एक चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ये क्वेश्चन जो है उसी स्टूडेंट का क्लियर होगा जिसने ज्योग्राफी को ठीक से या मन से पढ़ा होगा। और हाँ बेटा एक चीज और, ये जो सल्फर है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, ये भी इसके साथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है जो 19 स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है। अब ठीक से पढ़ा है या जिनकी इस सेक्शन के ऊपर कंपैरेटिवली जिन्होंने वाटर करंट और एयर करंट के बाद वाटर करंट के सेक्शन को बहुत ठीक से, है ना, उसको पढ़ा था और उसको मगअप किया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी मंथ का ये जो मैप है इसके अंदर यहाँ पर आप इमेजिन करना बेटा, ये जो आइसोथर्म्स हैं कंपैरेटिवली दीज आर क्लोजर टू ईच अदर, और उसके साथ साथ दीज आर मूविंग टूवर्ड्स, इनकी जो मूवमेंट है दैट इज दीज आर डेविएट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड द पॉइंट इज व्हाई दीज आर डेविएटिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक, ये आइसोथर्म्स मूव क्यों कर रही हैं। और आइसोथर्म्स हमने डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोथर्म्स क्या है।
So isotherm deviates in the north over the ocean and to the south over the continent. So the presence of the isotherm deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. ये जो स्टेटमेंट है, द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, ये तो करेंट एकदम सही है, एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट राइट, ऐसा नहीं है. तो नॉर्थ की तरफ है, साउथ में ओवर कॉन्टिनेंट, ऐसा नहीं होता, एकदम सही नहीं है, एकदम गलत है. इसका मतलब है कि द सेकेंड पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder. हम लोग ज्योग्राफी में जब अमेरिका डिस्कस करते हैं और यहाँ पर आ गया हमारा ग्रीनलैंड एंड ये और तो यहाँ से जो वार्म वाटर करंट गल्फ स्ट्रीम की फॉर्म में मूव करता है, एज वी हैव डिस्कस, यहाँ से लेब्राडोर, और उसके बाद यहाँ इट गॉट डिवाइडेड, इंग्लैंड के पास इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, इर्मिंगर, नॉर्वेजियन करंट, उसके बाद थोड़ा सा ये इस तरह बन गया, तो यहाँ से ये कैनरी वाटर करंट, एंड यहाँ पर ये जो वाटर करंट है, इर्मिंगर है या गल्फ स्ट्रीम है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ से आने वाली इस ग्रीनलैंड को भी छोड़ देते हैं, ये दोनों कोल्ड वाटर करंट हैं. बट ये जो आइसोथर्म की जो मूवमेंट है, इसमें इस वार्म वाटर का रोल जरूर है, बिकॉज वार्म वाटर गॉट एक्यूमुलेटेड हियर, और एज वी हैव डिस्कस्ड, क्योंकि वार्म वाटर यहाँ पर जनवरी में एक्यूमुलेट हो रहा है, and in the areas of 0 degree or minus 15 degree we find the temperature around 10 degree Celsius, and क्योंकि यहाँ 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, दैट इज इस रीजन के अंदर यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर है, दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर करंट, इर्मिंगर, नॉर्वेजियन करंट, नीचे कैनरी, और इसका मतलब यहाँ पर ये आइसोथर्म्स अगर क्लोज आ रही हैं, इसके पीछे रीजन जो है, दिस इज वार्म वाटर. और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दिस इज ड्रिफ्ट at 45 degree plus, as we have discussed, 40s, 50s and 60s. These are the regions of drift. और यहाँ पर ड्रिफ्ट के इस इलाके के अंदर यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर है इस एरिया के अंदर, तो इसी की वजह से द आइसोथर्म्स आर कमिंग क्लोजर. ठीक, एंड हाँ, आइसोथर्म्स आर कमिंग क्लोजर, एंड बिकॉज ऑफ these two factors, so neither one is right, neither two, because cold ocean current, Gulf Stream, cold ocean current, comma, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder, and the isotherms bend towards the north. Select the answer using the right code, that is neither one nor two. दोनों में से कोई करेक्ट नहीं. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज वेल एज नॉन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, हम डिस्कस कर चुके हैं। कैडबरी की एड भी आप लोगों को दिखाई थी। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, उसका जो नेटिव एरिया है, जो नेटिव कंट्री है, दैट इज ब्राजील। ब्राजील कॉफी का, कोको का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बट कोको का एक्सपोर्टर होने के बावजूद लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है दैट इज घाना, और उसके साथ साथ कोट डी आइवरी। तो दिस इज घाना, यहां पर घाना एंड कोट डी आइवरी, दीज आर द लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। और हमने वो एड, एक एडवर्टाइजमेंट आती है कैडबरी की, हमने क्लासरूम में उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाया था, जहाँ डिस्कस किया था फाइनेस्ट कोको फ्रॉम घाना, फाइनेस्ट कोको फ्रॉम घाना। तो जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कॉफ़ी जो वो बीन है, वो द कॉफ़ी बीन वॉज क्राइंग, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दैट इज कैडबरी रिजेक्ट द बैड कॉफ़ी बीन्स। तो हमने डिस्कस किया था, तो घाना इज द आंसर, एंड अलॉन्ग विद दैट कोट डी आइवरी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द राइट आंसर, घाना एंड कोट डी आइवरी, और हम डिस्कस कर चुके हैं। इस रीजन के अंदर, ये जो रीजन है ये मिलिट्री कूज का है, इससे रिलेटेड भी इस बार क्वेश्चन आया हुआ है। और हमने डिस्कस किया कि नाइजर में मिलिट्री कू है, बुर्किना फासो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री है, और यहाँ पर खूब सारे मिलिट्री कूज रहते हैं, वॉर रहती हैं आपस के अंदर, और ये सभी कंट्रीज जो है मिलिट्री कूज के और डिस्टेबल, पोलिटिकली डिस्टेबल रीजन है। और किसी ज़माने के अंदर ये फ्रेंच कॉलोनी रह चुकी हैं यहाँ पर। और अभी जो है कोको का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नेटिव प्लांट जो है कोको, वो ब्राज़ील का है, कोको ब्राज़ील का है। और अभी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दैट इज कोट डी आइवरी एंड घाना। With reference to Himalayas, river joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following? इसको हमने क्लासरूम के अंदर इसको मैप को बनाया हुआ है, हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है इस क्वेश्चन की, तो आप लोगों में से किसी स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है। दैट इज विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अब यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया इन्होंने, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसका फॉर्मूला भी गंगा यमुना गंगाराम, गंडक गंडक बूढ़ी कोसा बागमती को रिहान सोन से दक्षिण दूरी, दामोदर ने किया पर नाम, गंगा पहुंची अपने धाम, और काली गोमती का घाघरा। ठीक, और यहाँ पर गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, कोसी जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है ना, द सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बिहार, उसके साथ गंडक और घाघरा। तो यहाँ एक ही सीक्वेंस में दिया, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। गोमती हमने डिस्कस किया है कि ये जहाँ यूपी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है वहाँ पर आके गोमती उसके साथ मिलती है, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। तो गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, उसके बाद महानंदा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की जो रिवर है, सोन है, पुनपुन है, और ये जो हम लोग, ये जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज पूछी थी, अगर किसी स्टूडेंट ने ठीक से पढ़ा होगा, डायग्राम ठीक से बनाई होगी, रिवाइज किया होगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन ईजी था, बात प्रैक्टिस की है, जिसने प्रैक्टिस की होगा उसका पक्का ठीक हुआ होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। उसके बाद रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। तो स्टेटमेंट 1 सेज रेनफॉल इज द वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जब हम लोग एनवायरनमेंट का सेक्शन डिस्कस करते हैं तो उसमें डिस्कस करते हैं कि रेनफॉल की वजह से, वेदरिंग की वजह से जो सॉइल इरोजन शुरू होता है या रॉक इरोजन शुरू होता है, उसके बाद सबसे पहले वहाँ पर जो श्रब्स हैं वो उगती हैं, उसके बाद बाकी के जो पूरी जो एवोल्यूशन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर इस तरह से होगा। देन उसी सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये जो परफेक्ट आंसर है इसका, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। उसके बाद रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। तो रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, तो रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट की वजह से मिक्स होती है। एंड बोथ द आंसर्स आर बोथ स्टेटमेंट 2 and statement 3 are correct, and statement 2 and 3 are correct. Rainwater contains atmospheric oxygen. Rainwater is one of the reason for the weathering of rock, and both statement, एक सेकेंड, हाँ ठीक है बेटा, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन वेदरिंग ऑफ। उसके बाद रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। ठीक, तो स्टेटमेंट 2 दैट इज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। तो आंसर इज 2। इसमें थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ बेटा, रेन वाटर इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक। एक
डिक्लाइन था, एक बुक के अंदर ये पेंशन है, ये रेन वाटर इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट उसके बाद जो वेदरिंग ऑफ रॉक में सन का रोल है, रेन का रोल नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, सन का रूल है, रेनफॉल का रूल नहीं, सन का रूल है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक। उसके बाद रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। नेक्स्ट उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कशन किया था, तो उसके अंदर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पर इस एरिया के अंदर दैट इज सबसे पहले फिनलैंड, तो फिनलैंड यहाँ पे टच नहीं करता। जर्मनी, जर्मनी यहाँ से टच करता, हमने डिस्कस किया कील कैनाल का रीजन है, यहाँ पे कैनाल निकाल के इसको बनाया हुआ है। देन उसके बाद नॉर्वे, और उसके बाद रशिया, रशिया इस एरिया के अंदर यहाँ से इसको टच करता है, तो दिस इज रशिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, रशिया, रशिया की बाउंड्री टच करती है बेटा, इधर इसमें मैप में शो नहीं कर रहा, जर्मनी एंड रशिया, चेक रिपब्लिक, ठीक है बेटा, ये दोनों है, जर्मनी और रशिया इसका आंसर है। नॉर्वे और फिनलैंड इसके साथ टच नहीं करते, ये दूर दूर है, बहुत दूर है इससे अंदर, और यहाँ पर बेटा शो नहीं हो रहा इस मैप के अंदर। जर्मनी तो है यहाँ पर और रशिया भी है, इस मैप में शो नहीं होता, बट जर्मनी एंड रशिया इज द राइट आंसर। नॉर्वे इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी, दैट इज ओनली 2। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा था। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जब धुआंधार फॉल आता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि धुआंधार इट मीन नर्मदा रिवर के ऊपर है, इसमें तो कोई शक नहीं, धुआंधार और नर्मदा रिवर। बट ये मालवा रीजन के अंदर आता है, ऐसा नहीं है, मालवा रीजन के अंदर नहीं आता। रीजन उसके पीछे ये है कि विंध्या माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन, और इन दोनों के बीच में से रिवर नर्मदा, ठीक है, और विंध्या, सतपुड़ा, इसके बीच में से रिवर नर्मदा, और विंध्या के ऊपर का इलाका दिस इज कॉल्ड मालवा। तो इसका मतलब यह है कि नर्मदा मालवा में नहीं आती, तो इसका मतलब धुआंधार फॉल नर्मदा पर तो है, मालवा में नहीं है। हुंद्रू, छोटा नागपुर, सुवर्ण रेखा, ये एकदम ठीक है। और ये जो गारसोपा फॉल है ऑल्सो नोन एज जॉग फॉल्स, और नेत्रावती नहीं है यहां पर श्रावती रिवर है। श्रावती, जॉग फॉल, गौरसोपा फॉल को जॉग फॉल कहते हैं। वेस्टर्न घाट में इसका मतलब यहां पर रिवर गलत है और यहां पे एरिया गलत है। हुंद्रू ये राइट आंसर है, छोटा नागपुर के इलाके के अंदर पड़ता है, तो इसका मतलब आंसर इज ओनली 2। अबाउट रोज गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड, इन हाउ मेनी रोज, ओनली 1। हाँ बेटा, यहां पर इसको हम लोग इधर निकाल लेते हैं बेटा, इंटरनेट से निकाल लेते हैं इसकी इमेज। रेनफॉल इज द रीजन, रेनफॉल रीजन नहीं है। मार्क ठीक किया। रॉक डिसइंटीग्रेट होती है, उसके पीछे रीजन जो है दैट इज रॉक के अंदर बने हुए डार्क पोर्शंस,
रीजन के अंदर जो बने डार्क पोर्शंस हैं, तो डार्क हम ब्लू से मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो डार्क पोर्शंस हैं ये सोलर हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब सोलर हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा कि पत्थर जो है, रॉक जो है वो एक्सपैंड होती है। रात के टाइम जब वहाँ पर ओस गिरेगी, एक्सपैंड होती है, और जब मौसम ठंडा होगा तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे रॉक के अंदर, और जब ये क्रैक डेवलप होंगे उसके साथ साथ यहाँ पर जो बर्ड ड्रॉपिंग्स हैं इसके केमिकल रिएक्शन से रॉक का जो डीफॉर्मेशन होता है। तो रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक। रेनफॉल रीजन नहीं है, सोलर रेडिएशन जो है उसकी वजह से रॉक में क्रैक्स डेवलप होते हैं, ये डीफॉर्म होती है। तो वेदरिंग के लिए सनलाइट प्लस बर्ड्स प्लस केमिकल्स का रूल रहेगा। ठीक है बेटा, तो कभी कभी पढ़ाते टाइम भूल जाती हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट धुआंधार फॉल। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रीजन है सेंट्रल एशिया, वॉसजेस, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन हमने डिस्कस किया था, फोल्ड माउंटेन के बनने का प्रोसेस, कि फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं। ठीक है, और उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिकन अपलेंशियंस, फोल्ड माउंटेन, साउथ अमेरिकन एंडीज, फोल्ड माउंटेन्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज गिवन इंफॉर्मेशन इज करेक्टली मैच्ड। सेंट्रल एशिया, वॉसजेस, फोल्ड माउंटेन नहीं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। एल्प्स फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन एल्प्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। नॉर्थ अमेरिका अपलेंशियंस, फोल्ड माउंटेन। साउथ अमेरिका एंडीज, फोल्ड माउंटेन्स। तो आंसर इज 2 ओनली। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। नॉर्मली इससे पहले की जो जनरेशन है, या इससे पहले की जो यूपीएससी एग्जाम लेती रही है, उसमें हम लोग डिस्कस करते थे कि क्वेश्चन ये आता था 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली। तो नॉर्मली 1, 2, 3, 4 हम लोग ऐसे मार्क करते थे, पर जो नए स्टूडेंट पहली बार ये क्वेश्चन देखे थे उन्होंने ये ब्लेंडर किया, मिस्टेक्स की। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा हाउ मेनी अबव रोज इन द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्ट। तो रोज से क्वेश्चन पूछा है, तो 2 रोज करेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर इज, दैट इज बी आंसर। तो डी जो सीरीज है उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 60 है। कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। तो डोनीपोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द रीसेंट पास्ट, विच ऑफ अबव हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ध्यान रखना बेटा, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में फर्क ये है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जो एयरपोर्ट स्क्रैच से शुरू हुआ है, जीरो से कंस्ट्रक्शन हुई है, जो जीरो से स्टार्ट हुआ है, दैट इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और जो एयरपोर्ट पहले से कंस्ट्रक्टेड था उसको रेजुविनेट किया उन्होंने, उसकी रीफॉर्मेशन की, उसके डिजाइन स्ट्रक्चर में चेंज किया, या उसके अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज इंक्लूड की, तो दैट इज ब्राउनफील्ड टेक्नोलॉजी, या ब्राउनफील्ड अप। डोनीपोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, कुशीनगर यूपी के अंदर है। विजयवाड़ा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, एक बार इसको देख लेना जरा, स्पेलिंग मिस्टेक है। और ये जो था ये ब्राउन फील्ड है।
तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है। मैंने प्रॉमिस किया था कि आना है ऑनलाइन, इसको कराना है, तो आज इस करके चलो बेटा। तो ये ब्राउन फील्ड है। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ये दोनों एयरपोर्ट जो है रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुए नए एयरपोर्ट हैं, और ये जो एयरपोर्ट है विजयवाड़ा, ये पुराना एयरपोर्ट है, इसकी सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन हुई है, इसको रेजुविनेट किया है इन्होंने। ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में आता है, और ये दोनों एयरपोर्ट जो है ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में। इसका मतलब लेटेस्ट नए बने एयरपोर्ट है, इसका मतलब पहले यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था, नए एयरपोर्ट बना, इसका ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इसको नाम दिया है। नेक्स्ट इज with reference to water wave, which of the following statement is correct? It is a gas, the amount of which decreases with altitude, its percentage is maximum at poles. Select the answer using the code given below. मॉइस्चर जैसे जैसे हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो वी विल फाइंड के कंपैरेटिवली हवा में मॉइस्चर बढ़ता जाता है। अभी यहाँ पर हीट ज़्यादा थी, पंजाब के अंदर हीट वेव चल रही थी। अभी क्या हुआ कि मॉइस्चर आना शुरू हुआ, मानसून के आने से पहले ह्यूमिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक दो दिनों से, पिछले आज से खासतौर के ऊपर ज़्यादा, बिकॉज ऑफ ज़्यादा ह्यूमिडिटी से स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है। हीट वेव का जो वो है वो कम हो गया, बट द पॉइंट इज अब इससे स्वेटिंग ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पोल से हम लोग इक्वेटर की तरफ आते हैं वहाँ पे वाटर वेपर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो कोस्टल एरियाज़ में जैसे आप कोस्टल एरियाज़ के जितना पास होगे उतना आपको मॉइस्चर ज़्यादा फील होगा, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, पसीना आएगा। जैसे जैसे आप कोस्टल एरिया से दूर होते जाएंगे, एग्जैक्ट डेजर्ट में पहुँच जाएंगे, तो यू नीड मॉइस्चर थे। इस करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया था आपको कि उन एरियाज़ में जहाँ पर मॉइस्चर की कमी रहती है वहाँ पर लोग ब्लैक जो है वो कपड़े पहनते हैं। उससे क्या होगा, स्वेटिंग ज़्यादा रहती है, बॉडी ठंडी रहती है। तो कई बार आप लोगों को लगता है ना कि गर्मियों के दिनों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो उन स्पेसिफिक एरियाज़ में लोग काले कपड़े क्यों पहनते हैं या सर के ऊपर काला क्यों बांधते हैं? उससे स्वेटिंग ज़्यादा होगी। तो स्वेटिंग ज़्यादा होने से बॉडी ठंडी रहती है, पसीना आता है, बॉडी ठंडी रहती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप कोस्टल एरियाज से जो है उन एरियाज़ में जाएंगे, जैसे डेजर्ट के एरियाज़ में जाएंगे, तो आपको कंपैरेटिवली मॉइस्चर कम मिलता जाएगा। तो यहाँ पर यही इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। उसके साथ साथ लैटिट्यूड के साथ साथ एल्टीट्यूड, जैसे 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 आप हाइट पे आते जाओगे आपको मॉइस्चर जो है कंपैरेटिवली कम मिलेगा। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी मॉइस्चर की जो रेशो है वो कम होती जाएगी। देन उसके साथ एंड इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो एक जो उन्होंने दो सेक्शन पूछे, एक एल्टीट्यूड पूछा और एक लैटिट्यूड पूछा। तो लैटिट्यूड जैसे हाई होगा वैसे वैसे मॉइस्चर की रेशो कम होती जाएगी। मॉइस्चर की रेशो कम होती जाएगी, इसका मतलब यू विल नॉट फाइंड वेजिटेशन इन द हाई लैटिट्यूड्स। तो हाई लैटिट्यूड्स के ऊपर जैसे हम लोग मानते हैं कि लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मॉइस्चर नहीं मिलेगा। मॉइस्चर नहीं मिलेगा इसका मतलब वेजिटेशन भी नहीं होगा। और उसी हिसाब से जैसे जो बहुत ड्राई एरियाज़ में हम आ जाते हैं, डेजर्ट में आ जाते हैं, वहाँ पर भी मॉइस्चर नहीं है। इसका मतलब ये, तो इट इज़ द गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी जो रेशो है वो डिक्रीज होती जाएगी। उसका एग्जांपल कारगिल, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कल्पा, केलांग, ये सब इसी के एग्जांपल में आते हैं। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स के ऊपर मॉइस्चर नहीं होता। जहाँ ठंड होगी वहाँ मॉइस्चर नहीं होगा, जहाँ बहुत गर्मी होगी वहाँ पर भी मॉइस्चर नहीं होगा। ठंड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हम लोग मॉइस्चर अप्लाई करते हैं ना अपनी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर मॉइस्चर अप्लाई करते हैं सर्दियों में, इसका मतलब मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहाँ पोल के ऊपर ठंड ज़्यादा होगी तो मॉइस्चर नहीं होगा। इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने आज से 3 साल पहले, 2-3 साल पहले पूछा था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया आज क्लास के अंदर, को इक्वेटोरियल एरिया का क्लाइमेट दिया था कि दिन के टाइम 12-1 बजे तक बहुत तेज़ धूप होगी। देन उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन शुरू होगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, स्वेटिंग होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, 3-4 बजे के आसपास हैवी रेनफॉल होगा। देन उसके बाद वेदर विल बी क्लियर। तो ये किस टाइप का क्लाइमेट है? तो वो क्लाइमेट था इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पर किस क्लाइमेट की बात करें? कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। एनुअल और डेली टेम्परेचर यहाँ पे लो रहेगा। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। सारा साल बारिश होगी। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 20 to 50 सेंटीमीटर।
व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इट इज, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, चाइना टाइप क्लाइमेट है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, या मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। ध्यान रखना, मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट ये अलग तरह का क्लाइमेट है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट की तो फीचर नहीं है, एनुअल एंड डेली रेंज, टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर लो नहीं होता, टेम्परेचर हाई होता है वहां पे। प्रेसिपिटेशन अगर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर भी थ्रू आउट द ईयर होती है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर, वहां पे रेशो कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है। 50 सेंटीमीटर इनफॉल नहीं होता, 50 से तो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर ईस्ट कोस्ट के ऊपर वो क्लाइमेट होगा, जहां पर भी होगा, अमेरिका में होगा या चाइना में होगा, तो इसका मतलब उसकी ईस्टर्न साइड के ऊपर वार्म वाटर करंट होगा, चाहे वो अमेरिका है, इसके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर वार्म वाटर करंट होगा। एज वी हैव डिस्कस्ड, यहां पे गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम की वजह से अमेरिका का ये जो पोर्शन है, ईस्टर्न कोस्ट अमेरिका का, यहां पर कंपैरेटिवली प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा मिलेगी। इस करके यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलती हैं न्यूयॉर्क के अंदर, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो स्काई स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क के अंदर, या अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट का फीचर है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उसके ये फीचर नहीं होते। तो मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के अंदर क्या है, मैरीन भी है, वेस्ट कोस्ट भी है। वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, तो ये ईस्ट कोस्ट और ये वेस्ट कोस्ट, तो वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अगर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर। तो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, हम लोग यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर इसी टाइप का क्लाइमेट मिलता है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, यहाँ पे बहुत टेम्परेचर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे वेस्ट कोस्ट क्यों कहा, इसका मतलब यहाँ पर सी ब्रीज मिलेगी, सी ब्रीज मिलेगी। उसके साथ थ्रू आउट द ईयर सी ब्रीज की होने की वजह से, जैसे हम लोग सुनते हैं कि बॉम्बे में ना, जो बचपन में सुना करते थे कि मुंबई में कभी भी बरसात हो सकती है, लोग ज़्यादातर छाता लेके चलते हैं, तो उसके पीछे रीज़न जो है, उसके पीछे ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, दिस इज द रीज़न, सह्याद्री और वेस्टर्न घाट्स। एंड मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 50 to 250 सेंटीमीटर। तो अगर ये हीट अप होता है, हमने डिस्कस किया है, तो ये विंडवर्ड साइड एंड यहाँ पर लीवर्ड साइड, तो विंडवर्ड साइड में कंपैरेटिवली रेनफॉल ज़्यादा होता है, ऊपर सन है, मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर आएगी, यहाँ पर सी ब्रीज कहते हैं, हाइट के साथ साथ ऊपर बढ़ेगी, इस एरिया में रेनफॉल होगा, और ये एरिया में लीवर्ड साइड में ड्राई एयर नीचे उतर जाएगी। हम लोग ये नहीं पूछ रहे, हमसे यही पूछ रहे हैं वेस्ट कोस्ट पे क्या होगा। तो वेस्ट कोस्ट के रीजन के अंदर यही है, 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगा। बाकी की कोई भी फीचर जो है, बाकी के क्लाइमेट से ये वाले 3 फीचर मैच नहीं कर रहे। इसका प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 50 to 250 सेंटीमीटर वेरी करता है। उसके पीछे रीज़न जो है वो हीट है, हीट के साथ साथ लेटेंट हीट है, जिसकी वजह से रेनफॉल होगा। नेक्स्ट इज with reference to Coriolis force, which of the following statement is are correct? हमने डिस्कस किया हुआ इसको क्लासरूम के अंदर। कोरियोलिस फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बेटा? अगर आप में से कोई जो जिसने ज्योग्राफी की है उसमें से कोई होगा हो, तो कोरियोलिस फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ मिलेगी? कोरियोलिस फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ मिलेगी? अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स में से कोई हो तो। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी।
ये तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं. इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर. 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर कोरालिस फोर्स 0 होती है. और कोरालिस फोर्स 0 होती है, उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ आते चले जाएंगे, वैसे वैसे कोरालिस फोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि किसी भी वाटर बॉडी के अंदर आपके जो वॉश बेसिन्स हैं या आपका जो टॉयलेट है, उसमें वाटर के घूमने की डायरेक्शन, ठीक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. तो नॉर्थ के अंदर जो पानी के घूमने की डायरेक्शन है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, और साउथ में हमेशा क्लॉकवाइज होगी. यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर 0 डिग्री के नीचे तो क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज, और ऊपर एंटी क्लॉकवाइज. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज. उसके पीछे रीजन जो है, जैसे जैसे हम लोग 0 से इस तरफ जाएंगे, कोरालिस फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी. और कोरालिस फोर्स के स्ट्रांग होने का एक बड़ा फैक्टर जो है, एज वी हैव डिस्कस्ड, कि कोरालिस फोर्स की वजह से ये जो एयर है अपने राइट में मुड़ना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो इट इज द मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर. तो इक्वेटर के ऊपर यहाँ पर स्यूडो फोर्स है, कोरालिस फोर्स स्यूडो फोर्स है, और स्यूडो फोर्स की वजह से, कोरालिस फोर्स की वजह से यहाँ पर हवाएं की स्पीड बहुत तेज़ नहीं होती, और इसी वजह से 0 डिग्री के ऊपर ये जो स्यूडो फोर्स होने की वजह से यहाँ पर बोट्स की मूवमेंट जो है ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, डोल्ड्रम रीजन्स होता है. तो 0 डिग्री पर कोरालिस फोर्स नहीं मिलती. जैसे जैसे हम लोग 0 से पोल की तरफ आते चले जाएंगे, वैसे वैसे कोरालिस फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा. और उसका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था कि अगर हम लोग इंडिया में बैठे हैं और हमें रशिया में जाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रशिया है और हम इंडिया में बैठे हैं, यहाँ इंडिया में बैठे हैं, और अगर रशिया में जाना है, तो इसका मतलब हमारा जहाज़ किसी भी कंडीशन में, एयरक्राफ्ट हमारा इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा. उसके लिए बिकॉज ऑफ द कोरालिस फोर्स जहाज़ को ऐसे जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तब तक रशिया की वो सिटी, फॉर एग्जाम्पल मॉस्को, अर्थ के घूमने की वजह से यहाँ पहुँच चुकी होगी. तो इसका मतलब कोरालिस फोर्स हम लोग क्लास में खूब डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी. अब सिर्फ इतना ही समझो कि इसका आंसर यही है. अब मुझे उम्मीद है, एंड आई एक्सपेक्ट, कि आप सब लोगों का ये आंसर जो है ठीक रहा होगा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिया है. और जिन्होंने नहीं भी दिया, जिनका नेक्स्ट ईयर प्लान है, जो लोग ज्योग्राफी कर चुके हैं, जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका भी ये कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर होगा. मुझे कोई डाउट नहीं है कि कम से कम मेरे स्टूडेंट्स का ज्योग्राफी का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता. On June 21st, every year, which of the following latitude experience sunlight of more than 12 hours? ये जो क्वेश्चन है, हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने ओवर एक्साइटमेंट में गलत किया. मुझे बहुत दुख हुआ जब उसने बताया कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है. अब आप इसको देखो तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है. जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड और लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस सनलाइट मोर देन 12 आवर्स. तो यहाँ हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं, वो एक वीडियो हम लोगों ने दिखाया था आप लोगों को. तो इक्वेटर है, इक्वेटर पर 12 आवर, हमेशा 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है. मोर देन 12 का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. 2 दिनों के बाद, आज 19 है, 2021 और 21 को, हालांकि आज ही पता चल जाएगा, हमारे यहाँ पे दिन जो है वो लंबा होता चला जाए. लगभग हम लोग जहाँ पंजाब में हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हैं, तो हमारे यहाँ पे दिन लगभग 18 घंटे का दिन होता है. सुबह लगभग 4:45 बजे दिन चढ़ जाता है, लगभग रात शाम को 7:45 बजे सूरज डूबता है. उस दिन कम से कम 21 तारीख को आप सभी लोग जो हैं दिन के चढ़ने का टाइम और दिन के डूबने का टाइम ज़रूर नोट करना कि कितने टाइम पर दिन डूब गया था, सूरज डूब गया था. लगभग हमारे यहाँ पे 18 घंटे का दिन होता है. तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के ऊपर आएंगे, दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी, एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग पोल तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पर 24 आवर्स का डे, 24 आवर्स की नाइट, यहाँ पर 24 आवर्स नाइट एंड 24 आवर्स डे रहेगा. 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है. एज वी हैव डिस्कस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, रशिया एंड कनाडा. रशिया के नॉर्दर्न पार्ट्स और कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट्स, यहाँ पे 24 घंटे का दिन रहेगा. और ये जो पोल के रीजन्स हैं, वहाँ पर 24 घंटे का दिन रहेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ. और अर्थ के टिल्ट की वजह से अर्थ अपने एक्सेस पर टिल्टेड है. और अब ये कंडीशन होगी, और इंडिया हम लोग यहाँ इमेजिन करते हैं, इंडिया यहाँ पर होगा, और अर्थ की कंडीशन ये होगी. अगर मैं सूरज हूँ, या ये मान लेते हैं हम लोग, अर्थ की पोजीशन ये होती है 21 जून को, क्योंकि अर्थ की पोजीशन ये होगी. अगर आप सूरज हैं या मैं सूरज हूँ, अगर आप देखिए इसको गौर से करिए,
तो यहाँ से लेके ऊपर तक के इलाके में अर्थ के घूमने से दिन और रात तो बनते हैं, बट यहाँ पर अगर आपकी कॉन्टिन्यूसली निगाह है तो इस एरिया पे ऊपर नीचे का जो पोर्शन है यहाँ आपकी लाइट, आपकी निगाह नहीं पड़ रही, इसका मतलब सनलाइट यहाँ नहीं पहुँचता, यहाँ पर सनलाइट रहेगा, इसके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता दिन और रात में, इसका मतलब यहाँ पे 24 आवर्स डे रहेगा। जैसे जैसे यहाँ से हम लोग इक्वेटर की तरफ आएंगे यहाँ पे 12 आवर्स डे हो जाएगा, देन उसके बाद इट स्टार्ट डिक्रीजिंग और यहाँ पे 24 आवर्स नाइट रहेगी। और ये कब शुरू होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, 21 मार्च से 23 सितंबर, है ना, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक यहाँ पर 24 आवर्स का दिन रहना शुरू हो जाता है। बट अभी ये पर्टिकुलर डेज में खासतौर के ऊपर जून में आके, जून और कुछ हद तक जुलाई, यहाँ पे 24 आवर्स डे रहेगा और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके यहाँ पे रात लंबी होनी शुरू हो जाएगी, 6 महीने की रात रहेगी, 6 महीने का दिन रहेगा। इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था ना, बहुत सुपर इडियोटिक मिस्टेक से ही ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, अदरवाइज गलत नहीं हो सकता था। एक्साइटमेंट मार गई कई बार, यही कहते हैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा करो जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम देने जाओ, तो क्वेश्चन ईजी होते हैं, स्टूडेंट एक्साइटमेंट में गड़बड़ कर देता है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर है और आर्किटिक सर्कल है। आर्किटिक सर्कल 66.5 डिग्री प्लस के एरिया को हम लोग आर्किटिक सर्कल मानते हैं, उसके ऊपर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 66.5 आर्किटिक सर्कल और नीचे आर्किटिक सर्कल, आर्किटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल, सॉरी। नेक्स्ट इज following region has the world's largest tropical peatland which holds about 3 years worth of global carbon emission। अब इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है, व्हाट इज दैट, कि कॉन्गो दिस इज कॉन्गो, यहां पर कॉन्गो है और ये इक्वेटर पर है। इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आने वाली कंट्रीज के अंदर जो पेड़ पत्ते टूटते हैं क्योंकि कॉन्गो को एक्सेसिबल नहीं है, कॉन्गो के अंदर तक नहीं जा सकते। अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है नहीं, है ना, गड़बड़ हो रही है कुछ, हाँ। तो कॉन्गो के रीजन के अंदर वहाँ पर क्योंकि इंटीरियर तक नहीं जा सकते, जो वहाँ पर आने वाली रिवर्स हैं वो टफ हो जाती है, वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इस करके वहाँ पर जो वेजिटेशन डिग्रेड हो रहा है, जो पत्ते टूटे, पेड़ टूटे, वहाँ तक एक्सेसिबल नहीं, अंदर तक नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, वो सड़ना शुरू हो जाएंगे, वहाँ के पेड़ पौधे पत्ते सब सड़ना शुरू हो जाएंगे। जब वो सड़ना शुरू होंगे तो उसमें से क्या होगा फिर, है ना, गैसेस निकलेंगी, तो दैट इज कार्बन एमिशन होगा फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन बी डिटरमाइंड effect on the global climate. Which of the following denotes the region? One of the following region has the world's largest tropical peatland which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels, fossil fuel B, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. तो कॉन्गो बेसिन इसका आंसर है, अमेजॉन बेसिन हालांकि वो भी उस कैटेगरी में आता है, सेम लैटिट्यूड के ऊपर है, बट इसका आंसर जो है वो कॉन्गो बेसिन है, कि कोरी बेसिन नहीं होता, रियो डी प्लाटा यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर रियो डी प्लाटा आता है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द परफ्लोरिएक्लाई एंड पॉलीफ्लोरिएक्लाई substance PFAS that are used to making many consumer products. Consider the following statement: PFAS is found in the widespread drinking water. PFAS are not easily degraded in the environment. Persistent exposure of PFAS, इसका आंसर 1 to 3 इसका आंसर है। तो साइंस के टीचर इसके आंसर को ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, मैं सिर्फ आंसर बता सकता हूँ, शी कैन एक्सप्लेन यू। तो कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बाइड बीटल, सेंट्रीपीटल, फ्लाइज, टर्माइट, वास्प, पैरासिटॉइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म? ओनली 3 के अंदर मिलती है, और यही इसका आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फिर। ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग्स टू पी फैमिली? तो राबी और खरीफ आपको पता होगा, तो 90% जो ऑयल सीड्स हैं दैट कम्स फ्रॉम द खरीफ क्रॉप्स। तो ग्राउंडनट से अब बिलोंग्स टू द पी फैमिली, तो ग्राउंडनट एंड सोयाबीन इज द आंसर। हॉर्स ग्राम इसका आंसर नहीं है। द ओनली टू हाउ मेनी द वर्ब बिलोंग्स टू पी फैमिली? ओनली 2, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन।
और हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ दैट इंडिया इज ट्राइंग नॉट टू इम्पोर्ट द ईडेबल ऑयल्स, और अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए एज वी हैव डिस्कस करंट अफेयर के अंदर इंडिया पाम ऑयल को पाम्स को इंडिया में डेवलप कर रहा है ताकि इंडिया में पाम ऑयल जो है वो लगा के जो इम्पोर्ट जो डिपेंडेंसी है इंडोनेशिया और मलेशिया पर उसको ख़त्म कर सके। प्लस साथ साथ ये जो ऑयल सीड्स हैं इनको भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उसके अंदर ग्राउंडनट और सोयाबीन इसके आंसर के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज the Indian flying fox is placed under the vermin category of Wildlife Act 1972. The Indian flying fox feeds on the blood on the other animal. So, Indian flying fox is placed under the vermin category in the Wildlife Act 1972. एकदम सही स्टेटमेंट है। Indian flying fox feeds on the blood of other animal, ये गलत है। This is not right. This is not right. Indian flying fox feeds on blood. ये fox नहीं है पहली बात। What is it? Indian flying fox bat है, चमगादड़। तो flying fox is not fox. It is bat. Fox नहीं है, bat है। तो वर्मिन कैटेगरी इन द वर्ल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर आता है। फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल, नो, ये नट्स खाती है, नॉट फीड ऑन अदर एनिमल। कम से कम इंडियन फ्लाइंग फॉक्स तो नहीं है, बाकी कोई और हो सकती है, फ्लाइंग फॉक्स उस कैटेगरी में नहीं आती। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर, ये तीनों जो हैं आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, तीनों, इसकी फोटो भी मैंने दी है। ये पॉन्ड स्केटर है, पानी के ऊपर तालाब के अंदर ऊपर तैरता रहता है, और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉग हॉपर है, ये फ्रॉग हॉपर, और उसके बाद सिकाडा या सिकाडा ही होगा शायद, ये सिकाडा एंड ये जो पॉन्ड स्केटर है, और ये तीनों ये किस कैटेगरी में? बर्ड नहीं हो सकते, फिश नहीं हो सकते, रेप्टाइल नहीं हो सकते, तो फोटो देख के आपको पता चल जाएगा इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर टू बी सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें कोई शक नहीं, एनवायरमेंट पोल्यूट करते हैं क्योंकि ये कंज्यूमेबल नहीं होता, और एक बार जहाँ पर लग जाता है इसको चिपकी रहती है कई कई दिनों तक। और यूरोप में कुछ जगह हैं जहाँ पर च्युइंगम चिपकाने का कल्चर है वहाँ पे, और ये एनवायरमेंट पोल्यूशन करता है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, एकदम राइट स्टेटमेंट है। ठीक, एंड उसके बाद मैनी च्युइंग गम्स कंटेन्स प्लास्टिक एंड गम बेस, इसको हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है, एनवायरमेंट के सेक्शन में भी हमने डिस्कस किया है, माइक्रो प्लास्टिक्स की कैटेगरी में आता है, तभी इसको चुई बनाते हैं। और रिसेंटली हमने माइक्रो प्लास्टिक्स को लेके क्लास में भी डिस्कस किया था, करंट अफेयर के सेक्शन में भी इसको डिस्कस किया था। माइक्रो प्लास्टिक आर वेरी डेंजरस एंड इट कंटेन्स माइक्रो प्लास्टिक, तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, तो इसके अंदर च्युइंग गम्स कंटेन्स प्लास्टिक इन गम बेस, तो गम बेस की फॉर्म में प्लास्टिक इसमें डाला जाता है, माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म है, स्टूडेंट चबाते रहते हैं इसको, है ना, और ये यंग जनरेशन को च्युइंग गम बहुत पसंद आता है, बट इट कंटेन माइक्रो प्लास्टिक, तो इट मीन्स इसमें गम बेस्ड होता है, प्लास्टिक फॉर्म में मिलता है ये, तो हो सके तो कम खाया करो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग, हाँ ये बेटा एनवायरनमेंट का सेक्शन है, और एनवायरनमेंट के सेक्शन के अंदर कुछ चीज़ें जो है लॉजिक से सॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक टर्म है ब्राज़ील, एनिमल फाउंड इन द नेचुरल हैबिटाट, ब्राज़ील के अंदर इंद्री, इंद्री जो है ये इंडियन टर्म है, इंद्र से इंद्री आई है, तो इसका मतलब इंडिया के आसपास के एरिया में इंद्रावती और एरावत, इंद्र के हाथी का नाम एरावत है, जैसे हमने डिस्कस किया, वहाँ पर रिवर का नाम इरावती रिवर है, और इंद्री ये जो टर्म है ये ऑब्वियसली ये मेडागास्कर में ये मिलता है, और मेडागास्कर में इसका ओरिजिन मेडागास्कर एग्जैक्टली नहीं है, एक मिनट ठहरिए मैं चेक कर लेता हूँ बेटा ज़रा, मैंने लिखा था कल,
नंबर चेंज करना भूल गया इसमें, 63। एशिया में है, मुझे एग्जैक्टली कंट्री याद नहीं आ रही इधर। ईस्टर्न साइड में इंडोनेशिया मलेशिया के बाद वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वहाँ पर कंगारूज भी रहते हैं, पेड़ों के ऊपर कंगारू रहने वाले हैं। पापुआ न्यू गिनी, तो पापुआ न्यू गिनी के अंदर या मेडागास्कर, दोनों में से किसी कंट्री के अंदर इंद्री मिलता है, एज वी हैव डिस्कस। ये इंद्र से डेवलप हुई टर्म है, तो एशियन टर्म होगी, इसका मतलब कंफर्म है कि ब्राजील से तो नहीं हो सकती। दूसरी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एल्क, ये एल्क है, और एल्क इंडोनेशिया जैसी छोटी कंट्री के अंदर नहीं हो सकते। ये बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, खासतौर पर कनाडा, और कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट में और कनाडा में एल्क मिलते हैं। ठंडी हवा का, ठंडे क्लाइमेट का होना जरूरी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेट दे बिकम सो लार्ज, सो ह्यूज। तो एल्क ये अमेरिका के अंदर होगा, एंड ये चिंपैंजी और इससे गोरिल्ला से जुड़ी हुई जितनी वैरायटीज़ हैं ये सब अफ्रीका में मिलती हैं। तो इसका आंसर जो है ये बोनोबो नहीं है, मेडागास्कर बोनोबो नहीं हो सकता, और ये बोनोबो है, ये एल्क है, और ये इंद्री है। तो बोनोबो मेडागास्कर में नहीं है, और मेडागास्कर में नहीं है, वहाँ पर बाकी के बंदरों की कैटेगरीज हैं, बट चिंपैंजी गोरिल्ला ये सब जो हैं एप की कैटेगरी में आने वाले। एप की कैटेगरी मतलब दे सीम्स लाइक ह्यूमन बीइंग, इनके जो बाहें हैं बड़ी स्ट्रांग होती हैं इनकी, इन एप्स की, तो एप की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में भी एक एप होता है, और इंडिया में एक ही एप होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आप लोगों में किसी याद आ जाए तो कमेंट में जरूर बताना बेटा। नितिश चौधरी, हाँ बेटा बताओ नितिश यार। हर्षिता, हाँ ठीक है, बताओ बेटा इंडिया में मिलने वाली एप का क्या नाम है? हमने क्लास में डिस्कस किया वो बहुत अच्छे से। एक ही एप मिलता है इंडिया में। जबकि कमेंट सेक्शन में करो, जब तक हम आगे चलते हैं। इंडिया में सिर्फ एक एप है, तो एप अफ्रीका में मिलते हैं, बाकी किसी जगह के ऊपर एप कंपैरेटिवली कम मिलते हैं, और नहीं मिलते एप। इंडिया में मिलती है एप की एक कैटेगरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। गिबॉन, वेरी गुड, गिबॉन नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, और इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, World Toilet Summit, World Toilet Day, World Toilet College, and initiative of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. The main focus of function of the greater funds and the least developed countries and developing countries to achieve the end of the open defecation. तो इसका आंसर जो है 2 ओनली है, बाकी दोनों आंसर इसके गलत हैं। ये करंट अफेयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, लायन का कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। लायन जो हैं अपनी फैमिली लाइन को आगे बढ़ाते हैं, जब उनको कोई शेरनी मिल जाए बच्चों के साथ, उसके बच्चों को मार डालते हैं। लायन के साथ कंपटीशन करना हो तो करते हैं, दूसरी लाइन को भगा देते हैं, उसके बाद फिर उस लाइनस पे कब्जा कर लेते हैं। तो इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। और उसके बाद अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर, कोई शक नहीं है चीता रोर नहीं करते, उनकी आवाज़ रोर जैसी नहीं होती, वो बिल्लियों जैसी आवाज़ करते हैं। और अनलाइक मेल लाइन्स, बिल्लियों जैसी तो नहीं खैर, बट यह है कि रोर नहीं करते वो। तो अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी टू सेंट मार्किंग। सेंट मार्किंग जैसे लायन और टाइगर ये पू करते हैं या फिर यूरिनेट करते हैं, जहां जहां पर यूरिनेट करते हैं तो इससे अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पर ये जो पैंथर है, सॉरी पैंथर नहीं, क्या कहते हैं इसको, लेपर्ड है, तो लेपर्ड अपनी मार्किंग, जो इसकी कोई टेरिटरी नहीं होती लेपर्ड की, तो मार्किंग के लिए स्क्रैच करता है, पेड़ों के ऊपर निशान लगाता है पंजों से, उस पेड़ को खुरच देता है, बस इतना ही काम है, इतना ही फर्क है। सेंट मार्किंग ये नहीं करता, बाकी करते हैं, ये नहीं करता है। सेंट मार्किंग नहीं करता, स्क्रैच करता है ये। तो लायन और टाइगर्स ये पू करते हैं या फिर यूरिनेट करते हैं, तो उससे अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइन डू नॉट रोर, तो इसका मतलब 1 और 2 ठीक है। अनलाइक मेल लाइन्स, लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम द टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग।
Unlike male lions, male leopard do not reclaim their territory by scent marking. हाँ ये लिखा है, leopard make use of visual territory marking. These territories become the note the means of conspicuous defecation and clawed marks. Conspicuous defecation and clawed marks on the tree trunks. Additionally, by claw marking trees, leopard are able to maintain their claws by removing bits of frayed claw sheet. टेरिटरी क्लेम करते हैं बेटा ये, do not reclaim their territory by scent marking. और cheetah do not run. Unlike male lions, male leopard do not proclaim their territory by scent marking. पर ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, डेफिकेशन के थ्रू करते हैं ना, मीन्स ऑफ कॉन्स्पिशियस डेफिकेशन, हाँ तभी ठीक है, हाँ डेफिकेशन के थ्रू करते हैं, प्लस हाँ डेफिकेशन के थ्रू करते हैं, यस करते हैं, ये भी टेरिटरी मार्क करते हैं, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो गलत है 1 and 2 ही ठीक है, हाँ ठीक है 1 and 2 इज राइट। स्क्रैच भी करते हैं और डेफिकेशन के थ्रू करते हैं, यूरिनेट नहीं करते, जैसे यूरिनेट करते हैं इनकी बॉडी से जो सेंट्स निकलते हैं, जो बॉडी से जो स्मेल निकलती है उसको पेड़ों पर करते हैं, और चीता जो है स्क्रैच भी करते हैं और इसके साथ डेफिकेशन के थ्रू मार्किंग करते हैं, यहाँ पे डेफिकेशन है और यहाँ पर ये यूरिनेट करते हैं, शायद ये लेपर्ड यूरिनेट करते हैं, बट टेरिटरी तो होती है इनकी, हाँ ठीक है, ये इसका मतलब ये जो प्रोक्लेम टेरिटरी करते हैं और सेंट के थ्रू नहीं करते बट टेरिटरी जरूर क्लेम करते हैं और इनकी टेरिटरी होती है और स्क्रैच मार्क के थ्रू या फिर ये डेफिकेशन के थ्रू अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, इसका मतलब ये सेंट भी यूज करते हैं। लाइक मेल लाइन्स, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम द टेरिटरी, इसका मतलब ये वाली ऑप्शन गलत है, ये दोनों ऊपर वाली ऑप्शन दोनों राइट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर। ये जो 100 मिलियन फार्मर है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ये जो प्रोग्राम है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरू किया है। 100 मिलियन फार्मर्स ब्रेक थ्रू मॉडल फाइनेंसिंग एंड सस्टेनेबल ट्रांजिशन, सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन। तो इसका आंसर यही है, प्लेटफॉर्म, तो ए इज द आंसर। प्लेटफॉर्म फॉर एक्सलरेटिंग and with it that is only insect that can transit towards food and waste system, water system that are net zero carbon, nature positive and it aims to increase the farmers resilient। तो राइट इसका आंसर यही है इसका। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, इट इज़ इंटरनेशनल अलायंस फॉर नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, फुली इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर ये भी नहीं है इसके अंदर, प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ एनकरेजिंग फार्मर ये हमने किया हुआ है इसको, ये जनवरी 24 के अंदर, ये 100 मिलियन फार्मर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही प्रोग्राम है, अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है जिसमें वाटर यूजेज कम होगा, कार्बन एमिशन कम करना है। Which of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved and that is the only insect that can pollinate this tree। ये फिग्स के साथ जो होता है, तो साइंस के स्टूडेंट इसको ठीक से समझ जाएंगे, इसके साथ ही एंटर करता है, पॉलिनेट करता है, उसके साथ साथ ये ग्रो करता है, ठीक। द पॉलन लेडन फीमेल वास्प है, एंटर्स द साइकोनियम ऑफ, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, अनराइप फिग थ्रू एन ओपनिंग नोन एज एस्ट्रॉयल, क्लियर नहीं आ रहा बेटा यहाँ पे, तो उसके साथ उसके अंदर एंटर कर जाता है बेटा, ये वास्प होता है, वास्प छोटे होते हैं मक्खी जितने या उससे भी छोटे, तो वास्प की फॉर्म में एंटर कर जाता है, उसके साथ साथ ग्रो करता है। एंड आंसर इसका फिग है, और किसी में नहीं होता, महुआ में नहीं होता, सैंडलवुड में नहीं होता, सिल्क कॉटन नहीं होता, वो बाहर प्रोड्यूस होते हैं, और महुआ में कुछ नहीं है, सैंडलवुड के अंदर ये होता ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है फिग इसका आंसर है, अंजीर जिसे कहते हैं फिग। और पहले इंडिया में फिग नहीं होती थी, ये बाहर से, इंडिया से बाहर से, अभी भी बाहर ही होती है, इंडिया में खास अच्छी वैराइटीज इसकी नहीं होती, अभी फिग बाहर से आती है, अंजीर कहते हैं इसे। तो इसके साथ साथ ग्रो करता है, आप इसको मिलते हैं वो इसको दबा देते हैं, बाद में फिर आके माला की फॉर्म के अंदर ये मिलती है फिग। और हमने डिस्कस किया वो हिस्ट्री के अंदर कि फिग्स जो हैं, ड्राइड फिग्स जो हैं, किस राजा ने किस राजा से मंगवाई थी, हमने डिस्कस किया हुआ इसको क्लास के अंदर। और अंपायर कौन सा था, अंपायर में कंफ्यूजन होता है बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, हाउ मेनी ऑफ अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। मछलियों की कई कैटेगरी हैं जिसमें जहर होता है, उसमें ये रेड लाइन फिश है, स्टोन फिश है और ये पफर फिश है, ये सब एक्सक्रीट करती हैं, पॉइजन को एक्सक्रीट करती हैं। उसके अलावा
ये जो बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाई के अंदर अफ्रीकन जैंट स्वैलोटेल है, ग्रेट ऑरेंज टिप, पाइप वाइन स्वैलोटेल, मोनार्क बटरफ्लाई एंड क्लेवरिंग बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई की कैटेगरीज हैं। इनमें भी पॉइजन होता है। और ये जो ज़्यादा सुंदर मेंढक दिखते हैं, हमेशा कहते हैं ज़्यादा सुंदर दिखने वाले मेंढकों के पास नहीं जाना चाहिए, बहुत जहरीले होते हैं। दीज आर ऑल्सो पॉइजनस। तो उसका मतलब ये है कि तीनों पॉइजनस होते हैं, बटरफ्लाई भी, फिश भी, फ्रॉग भी, ये तीनों पॉइजनस हो सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ हैव बीन पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। देन उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग: कैशू, पपाया, सैंडस्टोन। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? कैशू इंडिया में नहीं होते, इंडिया में ही होते हैं, गोवा में होते हैं, गोवा मेजर प्रोड्यूसर है, और गोवा और केरला इन इलाकों में खूब होते हैं। तमिलनाडु में भी कुछ कुछ एरियाज में कैशूज होते हैं, बट कैशूज इज नॉट नेटिव टू इंडिया, इट कम्स फ्रॉम ब्राजील, नेटिव टू ब्राजील। तो कैशू इज नेटिव टू ब्राजील, और ये इसका जो साइंटिफिक नेम है, और फैमिली जो है, ये इसकी फैमिली नेटिव कंट्री ब्राजील है, और अनाकयम केरला और कर्नाटका, महाराष्ट्र, 3 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर है इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब ये जो कैशू है ये बेसिकली ब्राज़ील से बिलोंग करता है, नेटिव ब्राज़ील का है। बाद में पोर्तुगीज़ इसको इंडिया लेके आए, और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से कैशू, और उसके बाद कैशू से बनने वाली जो वाइन है वो इंडिया के अंदर बिकती है। और उसके साथ साथ देन उसके बाद पपाया, दीज आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज़ इन इंडिया। पपाया इंडिया में नहीं है, ये भी पोर्तुगीज़ लेके आए, शायद ये भी ब्राज़ील से ही, नेटिव कंट्री ब्राज़ील, और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील नहीं है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको एंड वेनेजुएला। तो सेंट्रल जो नेटिव कंट्री वहाँ से वेनेजुएला एंड मैक्सिको, वहाँ से नेटिव कंट्री आया। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर पपाया खूब होता है। रेड सेंडर्स ये ओनली इंडिया के अंदर होता है, इसको लेके फिल्म बनी है पुष्पा 2, और रेड सेंडर हमने डिस्कस भी किया हुआ है। चाइना को एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा चाइना को एक्सपोर्ट होता है, चाइना के अंदर नहीं होता। तो इंडिया के अंदर ये जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, शेचलान, और डेक्कन में पालकोंडा, शेचलान हिल्स एंड चित्तूर, इन सब एरियाज़ के, नंदपुर, नल्लामल्ला फॉरेस्ट, कुर्नूल, प्रकाशम, नेल्लोर, सम वाइड ग्रोन एरियाज, पैचेस इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। बेसिकली इंडिया का नेटिव है रेड सेंडर्स, लाल चंदन कहते हैं जिसे। देन उसके बाद विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरटीजीज आर मिनी फिशर रिएक्टर्स। देखो बेटा, ये अमेरिका ने या नासा ने नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया, बहुत मिनिएचर टाइप के रेडिएटर्स लगा के वो सैटेलाइट्स में, जैसे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने सैटर्न के लिए उन्होंने जो मिशन भेजा था उसके अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया था, और जितने भी उनके मार्स मिशन हैं उनके अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम के अंदर वो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा के भेजेंगे। साइज बहुत छोटा है, बहुत मिनिएचर है, एंड सो आरटीजीज यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरटीजी आर मिनिएचर फिशर रिएक्टर्स हैं, ध्यान रखना, फिशर और फ्यूजन है ना। तो फिशर है, फ्यूजन नहीं है, ये फिशर रिएक्शंस हैं, और क्योंकि फ्यूजन बन भी नहीं सकते हैं, तो फिशर रिएक्टर्स हैं। आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, हमने डिस्कस किया, ये इसका डिजाइन है, और स्पेसक्राफ्ट के अंदर छोटा सा इसको फिट करेंगे, ये छोटे से एरिया के अंदर। देन आरटीजीज and use plutonium-238 which is byproduct of weapon development। plutonium-238 यूरेनियम का बाय प्रोडक्ट है, और इंडिया के अंदर जो नए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के अंदर हम लोग यूरेनियम से प्लूटोनियम बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी plutonium-238, यूरेनियम-233, 235, यूरेनियम-233, ये सब के